हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में ये उत्तर लेखन की एक श्रृंखला चलाई जा रही है जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आज हमारा 34वां दिन हो चुका है और यानी इसके पहले हमारे 33 लेक्चर विभिन्न टॉपिक पे कवर हो चुके हैं। उससे न केवल आपको टॉपिक के बारे में समझने में मदद मिलेगी, बल्कि ये महत्वपूर्ण आपको जो सबसे महत्वपूर्ण मदद मिलेगी कि जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, उत्तरों की संरचना किस प्रकार हो और किस प्रकार अधिक जानकारी को 150 से 250 शब्दों का जो रेंज होता है यूपीएससी में, उसमें व्यक्त किया जाए। तो ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसके विभिन्न फायदे ये सब आपके साथ होने वाले हैं। तो आज इसी क्रम में जो 34वां दिन है उसमें हम जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के एक प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है यूपीएससी हिंदी विद गौरव, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। और इसके अलावा अब मैं सीधे अपने आगे जो लेक्चर है उस पर बढ़ता हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा जो सीरीज है, जो हमने नए 30वें दिन के बाद हमने नए प्रकार की जो सीरीज शुरू की, उसमें हम एक प्रश्न को मॉडल उत्तर के साथ डिस्कशन करते हैं, जबकि दूसरा प्रश्न केवल स्ट्रक्चरिंग होता है। इसके पहले के आप लेक्चर देखेंगे 30 लेक्चर से पहले, तो क्या होता था, केवल हम मॉडल आंसर डिस्कशन करते थे। यानी इसका फायदा आपको तभी मिलेगा इस लेक्चर का, जब जो हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इसकी आप लोग आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आप लोग क्या आंसर लिख रहे हैं, कि केवल देख के वीडियो और खुश हो जा रहे हैं कि हम भी ऐसा लिख लेंगे। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उत्तर लेखन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, कीवर्ड्स पे हमेशा आपका जोर रहना चाहिए। जब मैं कुछ कीवर्ड्स बोलूं आपके कान खड़े हो जाना चाहिए। यानी कीवर्ड्स कैसे समझ में आएंगे, उसके लिए मैं बार बार डिस्कशन कर चुका हूं कि आपको पाठ्यक्रम, सिविल सेवा का जो पाठ्यक्रम है वो ढंग से रटा होना चाहिए। तो अगर आपने पाठ्यक्रम अब तक नहीं रटा है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी रट लें, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि डाउट पूछने से पहले एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें। अधिकांश लोग सिमिलर डाउट पूछ रहे हैं रोज रोज। सर, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए, सर क्या स्ट्रेटजी हो प्रीलिम्स के लिए, 2021 में देना है क्या स्ट्रेटजी हो, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जैसे कल मुझे मैसेज आया था, सर एक दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैंने कहा भाई वीडियो बनाए ऑलरेडी, देख लो। अब मैं चीज़ों को अब बार बार नहीं बताता हूँ। तो आप इस बात को समझिएगा कि आपको क्या करना है, वीडियोस ऑलरेडी देख लेने हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस लगभग हर टॉपिक पे बन चुके हैं। जो थोड़े बड़े रह गए हैं वो भी समय के साथ बन जाएंगे, तो आपको ये देखनी होगी। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक्स, ये जो पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 का पहला प्रश्न होगा हमारा। इसको समझते हैं। एक सामाजिक आर्थिक अपराध के रूप में धन शोधन विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक खतरा है, ठीक है। टिप्पणी कीजिए। इस खतरे से निपटने हेतु घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं। तो देखिए, 2 प्रश्न है। मुख्यतः आप देखेंगे प्रश्न के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में बोल रहा है आपको टिप्पणी करनी है कि धन शोधन एक सामाजिक आर्थिक अपराध के रूप में विशेषकर भारत के लिए बहुत खतरा है, ठीक है। फिर दूसरा, क्या उपाय अपनाए गए हैं उस पर आपको चर्चा करनी है। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस इज अ मीनेस especially for developing countries like India. Comment. What measures have been taken at the domestic and international levels to deal with the menace? ठीक है, तो ये खतरे से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये आपको बेसिकली चर्चा करना है। अच्छा देखिए, एक बार मैं बता देता हूं आपसे शुरुआत में ही। इस उत्तर की 2 तरह की स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। एक, आप विकासशील देशों के साथ ही भारत को शामिल कर लें और बता दें कि खतरा है, ठीक है, जिससे कि आपके कम शब्दों में आंसर हो जाए, 250 शब्दों में। दूसरा, आप एक बार ओवरऑल खतरे के रूप में इसको बताएं ही, ठीक है, ओवरऑल खतरे के रूप में बताएं। फिर भारत के लिए स्पेसिफिक कुछ खतरे बता दें कि भारत में आय का असमानता है, ये सब है। कुछ स्पेसिफिक खतरे, कुछ पॉइंट्स आप स्पेसिफिक भारत के संदर्भ में बता दें। तो दोनों तरीके हैं। आप देखेंगे मैंने एक तरीका इसमें यूज किया है, ठीक है। आप चाहें तो आप दूसरे तरीके से आंसर लिखें। उसके बाद आपको यह समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। धन शोधन क्या है, ठीक है, धन शोधन क्या है, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। तो देखिए, मैं धन शोधन सीधे बता देता हूं। लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये लॉन्ड्री में आप कोई भी कपड़े देते हैं, गंदे कपड़े लॉन्ड्री में जाती है और वहां से साफ होके आ जाता है। तो धन शोधन भी आप यही समझ लीजिए कि खराब धन है, गंदे धन है, यानी खून से रंगे हुए धन है, आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल से, ठीक है, जिसमें दाग लगे हुए हैं। यानी ये अवैध गतिविधियों से जो उत्पत्ति हुआ धन है। आप कह सकते हैं ड्रग तस्करी, जाली नोट, आतंकवाद, जो भी अवैध गतिविधियां हो सकती हैं
उससे जो सृजित धन है उसको किस प्रकार से साफ करके रख दिया गया, यानी ये हटा दिया गया इसका। मैं बेसिकली अगर उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो आपको ये मतलब नहीं समझ में आया कि यार ये कहां से आया था, इसकी उत्पत्ति के स्रोत क्या थे, अवैध गतिविधियां थी कि वैध गतिविधियां थी। फॉर एक एग्जांपल, आपने शेल कंपनियों के नाम काफी सुने होंगे। शेल कंपनियों का प्रयोग धन शोधन के लिए किया जाता है, और इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। आजकल काफी कोचिंग सेंटर्स हैं, तो देखिए क्या होता है धन शोधन के लिए। मान लीजिए कोई एक्स इंसान है, एक मैं बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक्स इंसान है, एक्स इंसान क्या करता है, ड्रग बेचता है, ठीक है, इसके अलावा हवाला करता है, मानव तस्करी करता है, जाली नोट, जितने अवैध काम है वो करता है, और इससे सालाना 200 करोड़ रुपए कमाता है। ठीक है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। 200 करोड़ कमाता है। उसने क्या किया, अब ये 200 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स तो देगा नहीं, क्योंकि भाई ये तो अवैध गतिविधि है। सरकार पूछेगी 200 करोड़ कहां से लाए, तो कहेगा देखो हम ड्रग्स बेचते हैं, हवाला जाली ये सब काम करते हैं, सरकार की जैसा, तब तुम जेल चलो। ठीक है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप जेल चलिए। तो क्या करते हैं भाई साहब, ये भाई साहब एक सिंपल से एग्जांपल के लिए खोल देते हैं कोचिंग, जहां पे यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। कोचिंग खोलते हैं, कोचिंग में 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, इनरोल कर देते हैं कितने लोग को, 1000 बच्चों को, 1000 बच्चों को इनरोल कर देते हैं। अब 1000 बच्चों से जो भी फीस आती है, मान लीजिए वो फीस होती है 300 करोड़ रुपए, ऐसे फीस आती है, ठीक है, या फिर 200 करोड़ रुपए, जो भी फीस आती हो, सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लें, 2 लाख रुपए अगर फीस है तो 200 करोड़ रुपए वाली फीस आई। अब उन्होंने ये जो 200 करोड़ रुपए कमाए थे, बता देते कि देखो हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो यहां से हम 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब 200 करोड़ रुपए सरकार के घेरे, वाह आप इतना कमाते हो तो चलो हमको 30% टैक्स दे दो। अब 30% उन्होंने सरकार को टैक्स दे दिया, जीएसटी दे दिया, जो भी थी सारी चीज दे दिया, और क्या किया, हो गया आपका काम। ये जो काला धन है आप देख रहे होंगे, जो काला मतलब काला धन नहीं, इस बात को समझना है, काला धन नहीं, दाग लगे हुए जो धन है वो सफेद हो गए, किसके माध्यम से, एक शेल कंपनियों के माध्यम से। तो आप चाहें तो ऐसे फ्लो डायग्राम भी एक बना सकते हैं, ठीक है, कि अवैध गतिविधियों से बना धन, मनी लॉन्ड्रिंग का आप ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, बीच में शेल कंपनियां लिख दीजिए, और इसके माध्यम से क्या हो गया, सफेद धन, मतलब अर्थव्यवस्था में टैक्स देके आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए टैक्सेशन। इस बात को आप अगर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि धन शोधन और काला धन दोनों में अंतर है। काला धन क्या होता है, देखिए धन शोधन की प्रक्रियाएं अवैध होती हैं, ठीक है, काला धन क्या होता है, काला धन वैध और अवैध दोनों प्रक्रियाओं से अर्जित होता है। मान लीजिए हो सकता है कि ये जो कोचिंग संचालक है वाकई में इसने 1000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया था, भाई कोचिंग संस्थान चलाना तो वैध गतिविधि है। काला धन ये भी भाई साहब क्रिएट कर सकते हैं, अगर ये क्या करें, 1000 बच्चों से फीस ले रहे हैं 2 लाख रुपए, और सरकार को बता रहे हैं कि हम 1 ही लाख लेते हैं, तो जो 100 करोड़ हुआ उसको बोलेंगे आप काला धन। काला धन आवश्यक नहीं है कि अवैध गतिविधियों से भी हो, जबकि धन शोधन की प्रक्रिया में जो धन जाता है उसमें आवश्यक है, उसमें एक बात मैंडेटरी है कि भाई वो क्या होना चाहिए, वो आपका अवैध प्रक्रिया से अर्जित होना चाहिए। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दृष्टिकोण हमारा क्या होगा, भूमिका में धन शोधन समझा दीजिए, साथ में एक फ्लो डायग्राम अवश्य बना दीजिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, और अभी मुझे जस्ट आइडिया है जब मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। तो कुछ आंकड़े याद हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं याद है, जैसे मेरे जैसे आपको आंकड़े नहीं याद होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर याद हो कि किसी जो बड़ा इंस्टीट्यूट है या किसी ने, जो भी एक व्यक्ति है उसने बताया कि भारत में इतने रुपए धन शोधन की प्रक्रिया से आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इस बात को देखिएगा, मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है, धन शोधन एज अ सोशियो इकोनॉमिक मीनेस। धन शोधन किस तरह से सामाजिक आर्थिक अपराध के रूप में एक खतरा है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, आपको वो समझाना है। दूसरा पार्ट क्या होगा, खतरे से निपटने के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपाय क्या क्या किए गए हैं वो बताना है। निष्कर्ष क्या होगा, हमेशा की तरह आगे की राह, किस तरह से और अच्छा काम किया जाए, ये धन शोधन की समस्या निपट जाए। तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में धन शोधन को बता दिया। धन शोधन से तात्पर्य, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दें, अच्छा रहेगा, अवैध तथा गैर कानूनी तरीकों, उदाहरण के तौर पे मानव ड्रग तस्करी, फेक इंडियन करेंसी नोट, और आप हिंदी मीडियम में भले से हैं, आपको सीधे FICL लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं जनरली ऐसा करता था और मुझे मार्क्स ठीक ठाक मिले होंगे, तभी मैं इंटरव्यू में गया हूं। से अर्जित आय को वैध बनाना है, वैध बनाना मतलब कर के दायरे में लाकर, ठीक है। आप चाहें तो आगे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, प्रायः इसके लिए शेल कंपनियों का प्रयोग किया जाता है। मत करें अगर, जैसे मैंने नहीं किया है क्योंकि इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखा है, तो आप चाहें तो एक फ्लो डायग्राम अवश्य बना दें, ज्यादा अच्छा रहता है। फ्लो डायग्राम बनाने से क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है कॉपी की, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब मैंने क्या लिखा, जो मुख्य भाग था, मुख्य भाग को लिख दिया, एक सामाजिक आर्थिक अपराध के रूप में धन शोधन एक खतरा, खासकर भारत हेतु। तो मैंने क्या किया, इकट्ठे बता दिया,
और मैंने आपसे क्या सजेशन दिया था, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो भारत को अलग थोड़ा सा दिखा सकते हैं और एक एज अ होल एक बार अलग ले सकते हैं। मैंने क्या किया, दोनों को क्लब करके लिख दिया है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं और वेरिएबिलिटी नहीं बनती है, और आप कह सकते हैं कि कम मतलब स्पेस में अधिक उत्तर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब कैसे लिखते हैं आंसर। पहला, आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। अच्छा, यहाँ पे आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देना, आप चाहें तो ऐसे भी लिख दें कि सामाजिक संरचना को अस्थिरता, सामाजिक जो संरचना है उसकी अस्थिरता। हेडिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं। अंदर का कंटेंट देखिए लगभग सेम रहेगा हर तरीके के आंसर में। आप कहीं से भी आंसर प्रैक्टिस करें, आप खुद से भी सोचेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी सेम पॉइंट सोच पा रहे होंगे। तो धन शोधन क्या करता है, आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे धन शोधन प्रक्रिया द्वारा निवेशित धन बहुत ही तरल होता है, जिसे कभी भी अर्थव्यवस्था से बाहर किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, पी नोट्स भारत में धन शोधन का माना जाता है सबसे बड़ा हथियार। राउंड ट्रिपिंग के थ्रू इंडिया से क्या होता है, पैसा बाहर जाता है विदेशों में हवाला प्रक्रिया द्वारा वापस उसको इंडिया में पी नोट्स के माध्यम से लाया जाता है। पी नोट्स मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो कि शेयर मार्केट में विदेशी लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या होता है, ये जो धन है, मान लीजिए अचानक से भारत को अस्थिर बनाना हो तो क्या होगा, पी नोट्स के इन्वेस्टमेंट सारे वापस ले लेंगे, कुछ नहीं आप बिगाड़ पाएंगे। तो ये अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये अवैध तरीके से अर्जित है भाई, इनका काम क्या है, इनका उद्देश्य है सरकार को परेशान करना, अवैध तरीके से अर्जित है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरह से आप समझ सकते हैं बहुत ही तरल है, बहुत ही लिक्विड है, इसको हॉट मनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही तरल है और क्या होता है, आसानी से अर्थव्यवस्था से बाहर किया जा सकता है, और अर्थव्यवस्था से बाहर हो गया तो शेयर बाजार एक दिन में चौपट। ये सब बातें समझिएगा। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता एवं आप ऐसे लिख सकते हैं वैध लोकतंत्र को गिराता है या परेशान करता है या उसकी अस्थिरता को बढ़ावा देता है। तो मैंने केवल ये लिखा, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। क्या? वैध सरकारों को गिराने में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड का प्रयोग, आपने किम्बरले प्रोसेस अगर प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा होगा, किम्बरले प्रोसेस, ठीक है, स्टैंडर्ड कमेटी जो भी है आपने पढ़ा होगा, भारत अभी इसका अध्यक्ष बना हुआ है। तो जो किम्बरले प्रोसेस है वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड मतलब जो कच्चे जो डायमंड है, जो हीरे हैं, इसका प्रयोग किस तरह से सरकारों की अस्थिरता को बढ़ावा देने में किया जाता है, उसके बारे में ये किम्बरले प्रोसेस है। तो मैंने उसी को यहाँ पे कनेक्ट करके लिख दिया कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड का प्रयोग अफ्रीका में सरकारों के खिलाफ किया गया है तथा शक्ति संकेंद्रण अपने पक्ष में करने हेतु, तो जो राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने हेतु बेसिकली आप समझ सकते हैं धन शोधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो धन शोधन आप देखेंगे क्या होता है भाई, धन शोधन कैसे होगा, आप ऐसे समझिए। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आपको धन शोधन करना है तो सीधी बात है, जो टैक्स अधिकारी हैं, ठीक है, कर अधिकारी हैं, उनके संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप कर अधिकारी के संपर्क में नहीं रहेंगे तो धन शोधन नहीं होने देगा। यानी ये आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। और क्या हो रहा है, शक्ति संकेंद्रण को कई लोग अपने पक्ष में कर ले रहे हैं। जो लोग रेगुलर भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, जो लोग उनको रिश्वत दे रहे हैं तो उनके पक्ष में ही तो काम करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इन चीजों को यहाँ पे लिख दीजिए। हालांकि मैंने लिखा है हिसाब से, मैंने बैलेंस करके लिखा है, इतना ज्यादा ना लिख दीजिए कि आपके 250 शब्द खत्म हो जाए और आप लिख ही ना पाए पूरा आंसर। इतना कम भी मत लिखिए कि उत्तर ही ना कंप्लीट हो। तो बेसिकली दोनों का बैलेंस करना है, और ये बैलेंस आपको तभी समझ में आएगा आप जो खराब पॉइंट है या फिर जो कम उपयुक्त पॉइंट है, कम आवश्यक पॉइंट है, जो आप समय के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यार ये बहुत आवश्यक नहीं है लिखना, इतने से ही काम चल जाता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तीसरा, आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है धन शोधन। क्यों? क्योंकि धन शोधन प्रायः संगठित अपराधों जैसे जाली नोट, तस्करी आदि को बढ़ावा देने के कारण प्रमुख संकट बन के सामने आया है, ठीक है। क्योंकि धन शोधन मैंने क्या होता है, अवैध गतिविधियों से धन आता है। तो कौन सी अवैध गतिविधियां हैं, यही है। इसके कारण प्रमुख संकट है आंतरिक सुरक्षा। देखिए मैंने यहाँ पे इंडिया के विशेष लिख दिया ना, यहाँ पे लिख दिया, देखिए नक्सली एवं पूर्वोत्तर उग्रवादी समूहों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर देखिए बता दिया धन शोधन का प्रयोग। फिर चौथा पॉइंट, सामाजिक न्याय में बाधक है, ठीक है भाई। भारतीय संविधान का एक लक्ष्य क्या है, सामाजिक न्याय। अब मान लीजिए धन शोधन हो रहा है, तो जो धन है, मार्केट का जो पैसा है, वो कुछ लोग के हाथ में संकेंद्रित हो जाएगा। कुछ लोग के हाथ में संकेंद्रित हो जाएगा तो क्या होगा, जो वितरण संबंधी न्याय का हमारा संवैधानिक लक्ष्य है, हमारा डीपीएसपी जो कहता है कि राज्य प्रयास करेगा, ठीक है, कि वितरण संबंधी न्याय उपलब्ध कराए, वो क्या हो पाएगा, पूरित नहीं हो पाएगा। उसको मैंने बताया। धन संकेंद्रण कुछ व्यक्तियों एवं समूहों के पास होने से सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है।
सिंपल सी बात है, क्योंकि धन शोधन हो रहा है अवैध गतिविधियों से, तो जो उसका धन है वो भाई सबको तो थोड़ा ना बांटेंगे, कहेंगे लो तुम गरीब हो तुमको ही बांट दे रहे हैं, चलो कोरोना महामारी आया तो हम हेल्प कर दे रहे हैं, सीधी बात है। वो कहीं ना कहीं शक्ति संकेंद्रण, धन संकेंद्रण अपने पास रखने के लिए तो धन शोधन कर रहे हैं, गलत काम ही इसलिए कर रहे हैं, गलत काम अच्छे के लिए थोड़ा ना करेंगे, इस बात को समझिएगा। अब देखिए 5वां एक पॉइंट और क्या लिखा मैंने, इस चुनौती से निपटने में व्यय, भाई धन शोधन से निपटना है तो सरकार को भी व्यय करना पड़ता है, काफी जासूस लगाने पड़ते हैं, काफी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो व्यय करना पड़ता है, तथा समानांतर अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण सरकार द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य में कम निवेश हो पाता है। तो जो पैसा हमें खर्चा करना चाहिए था शिक्षा स्वास्थ्य जैसे सामाजिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में, उसको हम खर्चा कहाँ करते हैं, धन शोधन से निपटने के लिए, समानांतर। और क्या होता है धन शोधन, आप देखेंगे कहीं ना कहीं काला धन से भी संबंधित है, पैरेलल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है। तो क्या कर रहा है ये, आप समझेंगे जो टैक्स वाली जो उचित आय है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है सरकार को, और सरकार क्या कर पा रही है, अब शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश कम कर पा रही है, इस बात को समझिएगा। अगला पॉइंट, धन शोधन की जो प्रक्रिया है वो युवा पीढ़ी को नशे, हथियारों आदि जैसे विनाशकारी भविष्य की ओर ढकेलता है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये भी स्पेसिफिकली भारत के लिए मैंने लिखा है, आप यहाँ पे थोड़ा भारत का एग्जांपल डाल सकते हैं। आपने उड़ता पंजाब देखा होगा कि पंजाब कैसे उड़ रहा था, ठीक है, तो उड़ता पंजाब मूवी क्या है आप समझिए, वो ड्रग तस्करी जो भी चीजें हैं कहाँ से आ रही हैं, हथियार कहाँ से आ रहे हैं। आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हथियार लेके घूमते हैं कई जगह, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा कॉमन नहीं है, कई जगह ऐसा देखा जाता है, कट्टा ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कैसे आता है वो, धन शोधन की प्रक्रिया द्वारा। और इससे क्या होता है, जो भारत के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभ है, इस पर खतरा हो जाएगा। उस बात को मैंने समझा दिया कम शब्दों में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे, आप मैं एक बार अगर आपको थोड़ी स्ट्रक्चरिंग वापस बताऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया था कि यार 125 से 30 शब्द में ये खत्म करना है, मैक्सिमम 150 शब्दों में ऊपर पॉइंट, 100 शब्दों में दूसरा खत्म करना है, प्लस क्योंकि निष्कर्ष भी लिखना है तो मैंने क्या किया था 125 से 30 शब्द एक टारगेट रखा था शुरू में ही, और ये चीजें मैं अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेता हूं। आप क्या करें, बेसिकली थोड़ा शुरू में जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इन चीजों को कॉपी पे नोट कर लें कि पहला पार्ट मुझे 130 शब्दों में खत्म करना है, दूसरा पार्ट मुझे 120 शब्दों में खत्म करना है। अब 20 शब्द यहां से निकाल दीजिए निष्कर्ष के लिए, यहां से 25 शब्द निकाल दीजिए इंट्रोडक्शन के लिए। ये आपको शुरुआत में ही लिख लेना चाहिए। एक जगह नोट्स में जो मैं कहता हूं मॉडलिंग करिए, वो आपको शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। तो देखिए यहां पर 125-30 शब्द जो थे वो खत्म हो रहे थे, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखने का चांसेस नहीं था, ठीक है, तो उसको बस पॉइंट था तो 1-2 लिख दिया। अब खतरे से निपटने के उपाय, तो क्या उपाय है, बोला है कि देखिए एक तो बोला है कि घरेलू और दूसरा बोला है अंतर्राष्ट्रीय। तो पहली हेडिंग हो जाएगी घरेलू, यहाँ पे घरेलू, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, उपाय पहला घरेलू, ठीक है, घरेलू है। कई बार फ्लो में लिखते समय 1-2 चीजें छूट जाती हैं, और ये एग्जाम में भी आपके साथ होगा। देखिए क्यों, मैं जनरली जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके सामने कर रहा हूं ना, वो आप समझेंगे कि वो मैं 11 मिनट, अगर मान लीजिए प्रश्न है, अगर प्रश्न है 250 शब्दों का, तो मैं 11 मिनट में पहले आंसर लिखता हूं, फिर आपके सामने डिस्कशन करता हूं। हालांकि एक बार आंसर लिख के मैं उसको मॉडल आंसर से देखता भी हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन थीम है, देखिए मैं अपने पॉइंट्स नहीं चेंज करता। मैं आपसे पहले बता दे रहा हूं, आप मॉडल आंसर्स देखेंगे, हो सकता है आपको 1-2 पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा, 1-2 पॉइंट कम अधिक मिल जाए, मैं अपने पॉइंट्स वही रखता हूं। बस ये चेक करता हूं कि यार ऐसा तो नहीं है सेंट्रल थीम कुछ और पूछा था प्रश्न में और मैंने बता कुछ और दिया, आप लोग के साथ गलत कर दिया। बस ये चीज कंफर्मिटी के लिए मैं क्या करता हूं, देखता हूं मॉडल आंसर वापस, ठीक है। तो जनरली अब तक लगभग सारे प्रश्न सिमिलर थीम पे रहे हैं, सेम थीम पे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा। तो ये है घरेलू, ठीक है, घरेलू है। तो घरेलू में क्या हुआ, वैधानिक उपाय। वैधानिक उपाय भारत सरकार ने काफी किए हैं, जैसे पीएमएलए एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम, बेनामी संपत्ति एक्ट, ठीक है, ये सब एक्ट लाए हैं, और इसकी सशक्तता हेतु हालिया संशोधन किया गया है। देखेंगे आप, बेनामी संपत्ति एक्ट में भी संशोधन किया गया है, धन शोधन निवारण यानी पीएमएलए एक्ट में भी संशोधन किया गया है, एनआईए एक्ट में भी संशोधन किया गया, ताकि ये धन शोधन से निपटा जा सके। तो पहला मैंने बताया भारत सरकार के जो घरेलू उपायों में, पहला मैंने क्या बता दिया, घरेलू उपाय, वैधानिक उपाय। दूसरा उपाय मैंने बताया भारत सरकार ने काफी प्रवर्तन एजेंसियां बना रखी हैं। कौन कौन सी, वित्तीय आसूचना इकाई, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। आप चाहें तो एफआईयू लिख दें, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं तो उसको पता है यार बच्चे ने इतना अच्छा आंसर लिखा है, तो एफआईयू का फुल फॉर्म उसको पता ही होगा। हालांकि आप लिख सकते हैं तो आप पूरा लिख दीजिए कि वित्तीय सूचना इकाई। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश में, ईडी, ठीक है। एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आदि, ये क्या है, प्रवर्तन एजेंसियां भारत ने
शुरू किए हैं ताकि धन शोधन से निपटा जा सके। तीसरा, नियामकीय कार्य भी भारत सरकार ने काफी किए हैं, जैसे सेबी द्वारा पी नोट्स के लिए, अभी मैंने पी नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स आपको बताया था, थोड़ा आप उसको देखिएगा एक बार, ठीक है। तथा आरबीआई द्वारा वॉलेट हेतु, ठीक है, वॉलेट हेतु सशक्त, यहां सशक्त लिखा है मैंने, ये किस तरह से हो गया, ठीक है, सशक्त, ये है सशक्त केवाईसी, नो योर कस्टमर मानदंड सुनिश्चित किए गए हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसके बाद शेल कंपनियों पे हालिया कार्यवाही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किया है, और आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है, सेल कंपनियों को, बहुत सारी सेल कंपनियों को क्या किया है, डी रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय उपाय, देखिए यहां पे मैंने लिखा था सही, ठीक है, वो घरेलू उपाय मतलब लिख देना चाहिए था वहां पे हेडिंग। अंतर्राष्ट्रीय उपाय एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ सब लोग समझते हैं, के द्वारा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीईपीएस, मैं तो एग्जाम में लिखता तो मैं बीईपीएस सीधे लिख देता, मुझे पता है यार, पता है एग्जामिनर को कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को बीईपीएस मानदंड बोलते हैं, क्योंकि वहां पे शब्द हमें बचाने होते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। बीईपीएस कार्यवाही के लिए मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, इसको एमएलआई कहा जाता है, ठीक है, जिसके तहत द्विपक्षीय कर समझौतों में परिवर्तन पर हस्ताक्षर, तो भारत भी इसका एक हस्ताक्षर करता है, ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का। दूसरा, एफएटीएफ द्वारा देशों को धन शोधन, हवाला आदि गतिविधियों पर कार्यवाही करने हेतु, दबाव डालने हेतु ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्टिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया, क्योंकि वो धन शोधन, आतंकवादी इन चीजों पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। इसके अलावा एससीओ, ब्रिक्स आदि मंचों पर भारत सक्रिय कार्यवाही की मांग करता है, सक्रिय कार्यवाही करता है, और क्या करता है, एकजुट होने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है, ओईसीडी देशों की पहल पर स्वचालित सूचना आदान प्रदान का एक मतलब बात की गई है, आप ऐसे कह सकते हैं, एक बात की गई है कि यार स्वचालित, मतलब जो ओईसीडी कंट्रीज हैं वो आपस में, और ओईसीडी कंट्रीज के अलावा जो अन्य कंट्रीज भी हैं वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। जैसे आपने देखा होगा हाल में ही स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, भारत को सूचनाएं सौंपी हैं, ठीक है, और इसी में काफी लीक आए थे कि इनका है पैसा, इनका पैसा है, और भारत सरकार पैसा वापस ला देगी, ऐसे काफी चीजें बनी थी, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं निष्कर्ष लिखूंगा, क्योंकि मैंने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उपाय लिख दिए, निष्कर्ष में क्या लिखूंगा, आगे की राह, ठीक है, वही देखिए लिखा है। उपरोक्त कार्यवाहियों के साथ साथ सरकार को धन शोधन को एक बहुआयामी समस्या के रूप में देखते हुए, यानी मल्टी डायमेंशनल समस्या देखना होगा, धन शोधन को अलग से एक समस्या नहीं माननी होगी, उसको मानना होगा कि यार ये ड्रग तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन्हीं सब का एक योग है। इस बात को समझते हुए क्या करना होगा, अन्य संगठित अपराधों एवं आतंकवाद आदि से इसके लिंकेज को तोड़ने हेतु समग्र प्रयास की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास की आवश्यकता है। आप यहाँ पे चाहें तो डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि चीज़ों को अन्य शामिल कर सकते हैं कि भारत सरकार को इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, धन शोधन से निपटना चाहिए। यह आपके इनोवेशन पर निर्भर करेगा कि आप आंसर की संरचना अलग अलग किस तरीके से कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। इंट्रोडक्शन निष्कर्ष आपका अलग हो सकता है, उसको भी आप ट्राई करें कि इससे अच्छा किस प्रकार लिखें, क्योंकि मेरा तो एक बेंचमार्क है, आपको इससे अच्छा ही लिखना है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चरिंग वाले पार्ट पे, जिसका हम केवल स्ट्रक्चरिंग करेंगे। जीएस पेपर 4 के प्रश्न की चर्चा कीजिए कि किस प्रकार प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी हितधारकों के साथ न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। डिस्कस हाउ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन इंश्योर द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, यानी आपको ये पहले तो समझना होगा कि यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या। तो मेरी आपसे उम्मीद होगी कि आप इसको चेक करेंगे गूगल पे नहीं चेक करेंगे तो मैं एक दो लाइन में आपको थोड़ा समझा देता हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक बार इंट्रोडक्शन कर देता हूं ताकि फिर जो आप लिख देंगे आंसर तो आपको आराम से लिंक हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट शासन क्या है, ऐसे नियम विनियम, यानी आप कह सकते हैं रूल रेगुलेशन, ठीक है, प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं आदि का समूह है, ठीक है, आदि का समूह है जो कंपनी के शासन को निर्देशित करता है। सिंपल, देखिए 15 से 20 शब्दों में लिख दिया, चाहे तो आप आगे और लिख दें, जिससे सभी हितधारकों के हितों का व्यापक प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। सभी हितधारक कौन कौन से वहां पे मैंने बताए हैं। देखिए कौन कौन से हितधारक होते हैं कंपनी में। देखिए जो भी एक कंपनी होती है उसके कई हितधारक होते हैं। एक कंपनी का उच्च प्रबंधन होता है, ठीक है, इसके अलावा कंपनी के कर्मचारी होते हैं, इसके अलावा कंपनी के सप्लायर होते हैं जो उसको रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, कंपनी के शेयर धारक भी होते हैं। देखिए शेयर धारक में प्रबंधक भी आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा मुख्यतः लघु शेयर धारक, यानी आप देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं और मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो आप भी तो कंपनी के शेयर धारक हुए, तो आप भी एक हितधारक हैं कंपनी के। कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो आपके पैसे डूब जाएंगे। ग्राहक भी एक हितधारक है, भाई ग्राहक को अच्छा सामान नहीं मिला, खराब सामान मिल गया तो ग्राहक डूब जाएगा।
समाज भी एक हितधारक है। कंपनी ऐसे कार्यों में संलग्न हो गई जो हवाला धन शोधन को बढ़ावा देते हैं तो समाज की अवसंरचना पर बहुत खराब मतलब कह सकते हैं आप प्रभाव पड़ेगा। और सरकार भी हितधारक है कि कंपनी राजस्व दे, सरकार को समय पर भुगतान करे, सरकार के नियमों विनियमों को माने। ये सब चीजें आप कह सकते हैं प्रमुख ये 7-8 हितधारक हैं, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक, अब हम प्रश्नों को एक बार समझ लेते हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है। ठीक है, अब प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी हितधारकों के साथ न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित कर देती है, यानी क्या क्या उसके गुण होने चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखिए आप इस बात को समझिएगा, यानी आपको क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में तो आप बता दीजिए कि कॉर्पोरेट शासन है क्या, मैंने आपको एग्जैक्टली डिफिनेशन बताया। मुख्य भाग में सभी हितधारकों के साथ कैसे न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित कर सकती है, आपको इसकी चर्चा करनी है। तो एक बार मैं कॉमन चीजें बताता हूं, 1-2 पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा, उसको समझिएगा। ठीक है, फोकस आपका क्या रहना चाहिए ऐसे उत्तर में कि प्रभावी कॉर्पोरेट शासन के गुण बताने हैं आपको, यही तो बताने हैं। देखिए गुण है, क्या गुण है कि वह सभी हितधारकों के साथ न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित कर दे रहा है, यही तो प्रभावी कॉर्पोरेट शासन का गुण है। इस बात को समझिएगा। इस बात को बताने के लिए एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसको अगर आप भूल गए तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। कॉर्पोरेट शासन में एक प्रमुख चीज होती है, क्या होता है उसको बोलते हैं हम स्वतंत्र निदेशक। और स्वतंत्र निदेशक जो होता है इसका बहुत योगदान होता है एक प्रभावी कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करने में। अब ये स्वतंत्र निदेशक करता क्या है इसके बारे में आप पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ के ही आंसर राइटिंग करेंगे। जस्ट थोड़ा सा बताता हूं, स्वतंत्र निदेशक क्या होता है। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे बात की ना, छोटे हितधारकों के लिए कंपनियां क्या करती हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है इनका, जो प्रबंध समूह होता है, जैसे आप देखेंगे टेबल पे जो मीटिंग होती है, ये टेबल है, यहाँ पर कई लोग बैठे होते हैं। तो मान लीजिए मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो यहाँ पर मुकेश अंबानी बैठे हैं और यहाँ पर इनके सामने बैठेगा एक स्वतंत्र निदेशक, यहाँ पे कई स्वतंत्र निदेशक और बैठेंगे। स्वतंत्र निदेशक मतलब कंपनी के अंदर के वो आदमी नहीं है, कंपनी के बाहर के आदमी है। ठीक है, बाहर के आदमी, अंदर के आदमी नहीं है, और कंपनी का गवर्नेंस में भी योगदान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कई बार आप देखेंगे मुकेश अंबानी की कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नारायण मूर्ति को नियुक्त किया जाता है। आप देखेंगे जो ONGC है, ONGC भारत की जो कंपनी है, ONGC में स्वतंत्र निदेशक के रूप में संबित पात्रा जी हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अलग अलग तरीके के स्वतंत्र निदेशक बाहर से नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम होता है जो लघु हितधारक हैं इनके हितों को सुनिश्चित करना। इस बात को समझिएगा। तो एक पॉइंट आपको ये लिखना है अवश्य। अब इसके बाद प्रभावी कॉर्पोरेट शासन क्या करेगा, कैसे हितधारकों के साथ न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित कर सकता है, इसके 2-3 पॉइंट और मैं बता देता हूं। तो देखिए आपको कुछ पॉइंट क्या क्या लिखने हैं ये समझिएगा। पहला पॉइंट तो ये लिखना है, ये पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, कंपनी का जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए कंपनी 3 महीने बाद कंपनी का रिजल्ट आता है जनरली, तो कंपनी बता दे कि हम फायदे में हैं बहुत ज्यादा, तो कंपनी का क्या होगा, मार्केट में शेयर बढ़ जाएगा। तो जो प्रभावी कॉर्पोरेट शासन होगा वो सुनिश्चित करेगा कि कोई गलत खबर बाहर ना जाए। इस बात को समझिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकेगा, इन चीजों को आप वहां पे नोट करें। जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। जवाबदेही किसकी, जो प्रबंधन है, कि भाई प्रबंधन ऐसा ना हो कि किसी भी उटपटांग चीजों में निवेश कर दें। ठीक है, किसी भी जोखिम में निवेश कर दें। जैसे आप मान लीजिए मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले रहा हूं। मुकेश अंबानी की एक बेटी है ईशा अंबानी। अब मान लीजिए इन्होंने एक कंपनी खोली, ठीक है, तो बोलेंगी ना कि यार पापा इन्वेस्ट कर दो इसमें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पापा अपने पास से तो कर सकते हैं, ठीक है, जो पिताजी हैं वो अपने पास से कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वो रिलायंस कहें कि रिलायंस का मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं ईशा अंबानी कंपनी में, और मान लीजिए वो जो ईशा अंबानी का जो आइडिया था वो खराब आइडिया हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो, डूब जाए पैसा। ऐसा करने से इनको कौन रोकेगा, प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप इसमें इस आंसर में आपको कई एग्जांपल डालने हैं, जैसे सत्यम घोटाला, इसको यूज करें किसी तरह से, आप देखें स्ट्रक्चरिंग कैसे यूज करते हैं। एनरॉन घोटाला यूज करें, कैडबरी घोटाला यूज करें, काफी घोटाले हुए थे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसको यूज करें, आंसर लिखें। निष्कर्ष में आपको यह बताना है, इस बात को समझिएगा, निष्कर्ष में बताना है किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रभावी बनाया जाए। तो इसमें बेसिकली 1-2 मेरे सुझाव हैं। आप उदय कोटक समिति आपने सुनी होगी, हाल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बनी थी, इसके सुझावों को आप लिख सकते हैं, शामिल किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रश्न की स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पहला प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, तो उम्मीद है कि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को बताते रहें। धन्यवाद।